हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? पहला ऑप्शन है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, दूसरा है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, तीसरा है दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया और चौथा ऑप्शन है घ्राण यानी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? पहला ऑप्शन है लोमड़ी, दूसरा है बाघ, तीसरा है कुत्ता और चौथा ऑप्शन है खरगोश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खरगोश। खरगोश जो है वह एक शाकाहारी जानवर है, इसलिए इसकी आंत जो है वह लंबी होती है मांसाहारी की अपेक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदिक अभिग्राहक, दूसरा है रासायनिक अभिग्राहक, तीसरा है घ्राण अभिग्राहक और चौथा ऑप्शन है रसवेदी अभिग्राहक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रसवेदी अभिग्राहक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है माल्टेज, दूसरा है लैक्टेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा ऑप्शन है सुक्रेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रिप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है हृदय, तीसरा है अग्नाशय और चौथा ऑप्शन है गुर्दा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग यकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन बी। हमारा अगला प्रश्न है, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? पहला ऑप्शन है फ्लोराइड संदूषण, दूसरा है फास्फोरस संदूषण, तीसरा है पानी के स्रोत का खारापन और चौथा ऑप्शन है मानव अपशिष्ट से संदूषण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, मानव अपशिष्ट से संदूषण। हमारा अगला प्रश्न है, दांत का एनामेल किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम फास्फेट। यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ऑसिलोस्कोप, दूसरा है माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है इंडोस्कोप, चौथा ऑप्शन है रेडियोग्राफ। इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडोस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो जाता है? पहला ऑप्शन है तिल्ली, दूसरा है दिमाग, तीसरा ऑप्शन है जिगर और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिगर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनुनादक तंतु, दूसरा है स्पंदनशील तंतु, तीसरा है वॉइस बॉक्स और चौथा ऑप्शन है थायरोटिनाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वॉइस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा है मानव, तीसरा है तेंदुआ और चौथा ऑप्शन है घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मछली। मछली में जो है होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिओडेनम किसका भाग है? पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है पित्ताशय और चौथा ऑप्शन है अंडाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छोटी आंत। डिओडेनम जो है यह छोटी आंत का भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? पहला ऑप्शन है 2000 से 8000, दूसरा ऑप्शन है 5000 से 1 लाख, तीसरा ऑप्शन है 1 मिलियन से 10 मिलियन तक और चौथा ऑप्शन है 10 मिलियन से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2000 से 8000। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 10 और चौथा ऑप्शन है 9। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक
की लंबाई जो है वो 9 मीटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? पहला ऑप्शन है अंतग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है आत्मसत्ताकरण और चौथा ऑप्शन है निष्कासन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतग्रहण। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सा गति कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्रमाकुंचन गति, दूसरा है जठर संबंधी गति, तीसरा है दोलनी गति और चौथा ऑप्शन है अनुशीतलन गति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रमाकुंचन गति। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पायसीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा है निस्तापन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पायसीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सी एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा एमाइलेज और चौथा ऑप्शन है लाइपेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है वसा का अवशोषण, दूसरा है वसा का पायसीकरण, तीसरा है वसा का उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है वसा का पाचन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वसा का पायसीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूलोज। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सी है? पहला ऑप्शन है कंठनली, दूसरा है नासागुहा, तीसरा है ग्रासनली और चौथा ऑप्शन है ग्रासनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रासनी। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग ग्रासनी है। हमारा अगला प्रश्न है, यकृत डैश कार्य करता है? पहला ऑप्शन है श्वसन का, दूसरा है उत्सर्जन का, तीसरा है परिसंचरण का और चौथा है पाचन का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 पाचन का। यकृत जो है वह पाचन का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? पहला ऑप्शन है उपास्थि, दूसरा है जोड़, तीसरा है एरोलर और चौथा ऑप्शन है स्नायु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपास्थि। गले में जो है उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से कौन सी एंजाइम स्रावित होती है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है पेप्सिन और चौथा ऑप्शन है एमाइलेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एमाइलेज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? पहला ऑप्शन है जाइमेज, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा है माल्टेज और चौथा ऑप्शन है डाइजेस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाइमेज। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है डीएनए, तीसरा है एंजाइम और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंजाइम। हमारा अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है टाइलिन और चौथा ऑप्शन है पेप्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सी है? पहला ऑप्शन है यूरिएज, दूसरा है सल्फेटेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा ऑप्शन है पेप्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? पहला ऑप्शन है इन्वर्टेज, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है डिहाइड्रोजिनेज और चौथा ऑप्शन है एनहाइड्रेज।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एमाइलेज। फ्रेंड्स, ये थे 30 डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रश्न, और हमारा जो आगे की जो है कम से कम 10 प्रश्न है जो कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न है, यानी 31 नंबर जो है यह कोशिका विभाजन से संबंधित प्रश्न है। इस पहला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है माइटोसिस द्वारा, दूसरा है मेयोसिस द्वारा, तीसरा है एमाइटोसिस द्वारा, चौथा ऑप्शन है सभी। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण जो है इन तीनों फेज में से किस फेज में होता है कोशिका विभाजन के क्षेत्र में? पहला ऑप्शन है माइटोसिस द्वारा, दूसरा है मेयोसिस द्वारा, तीसरा है एमाइटोसिस द्वारा और चौथा ऑप्शन है सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मेयोसिस द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। पहला ऑप्शन है संकुचन द्वारा, दूसरा है कोशिका प्लेट द्वारा, तीसरा है दोनों द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोशिका प्लेट द्वारा। पादप कोशिका में जो है कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका प्लेट द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? पहला ऑप्शन है जी फेज, दूसरा है G2 फेज, तीसरा है S फेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 S फेज। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी अवस्था है? पहला ऑप्शन है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा ऑप्शन है टेलीफेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था जो है यह कोशिका विभाजन में सबसे छोटी अवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 16। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, दूसरा ऑप्शन है जनन कोशिकाओं में, तीसरा है दोनों में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? पहला ऑप्शन है माइटोसिस में, क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस कोशिका विभाजन में होता है? पहला ऑप्शन है माइटोसिस में, दूसरा है मेयोसिस में, तीसरा एमाइटोसिस में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेयोसिस में। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? पहला ऑप्शन है मेटाफेज, दूसरा है एनाफेज, तीसरा है टेलोफेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेटाफेज। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो वह होगा मेटाफेज। हमारा अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती है, दूसरा ऑप्शन आधी होती है, तीसरा ऑप्शन है दोगुनी होती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 बराबर होती है। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? पहला ऑप्शन है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा ऑप्शन है टेलोफेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनाफेज। ये थे हमारे बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।